जोहार साथियों, मैं मनीष राज सिंह आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं अविराज आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद लगातार हमारी टीम को मिल रही है और हमारी टीम भी लगातार आप लोगों को एक अच्छे क्वालिटी का नोट्स, अच्छे क्वालिटी का क्लास देने के लिए लगातार तत्पर है। हम लोग झारखंड के पेपर के लिए, जेपीएससी पीटी के सेकंड पेपर के लिए जनजातीय विद्रोह की पढ़ाई कर रहे थे। अब अगली कड़ी में हम लोग आगे देखते हैं। अभी कोल विद्रोह और आगे के विद्रोहों को हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने 9 विद्रोह देख लिया था। अब आगे है कोल विद्रोह। कहा जाता है कि यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था, कि एक ऐसा आदिवासी विद्रोह, जनजातीय विद्रोह जिसमें एक औपचारिक रूप से संगठन बनाया गया था और सभी लक्ष्य उद्देश्य तय कर लिए गए थे और एक अच्छे प्रारूप के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया था। इस विद्रोह में मुख्य भूमिका मुंडाओं की थी। किनकी थी? मुंडाओं की। परंतु इनका साथ हो लोगों ने भी दिया था, यानी कि मुंडाओं और हो लोगों ने मिलकर कोल विद्रोह किया था। कब हुआ था? इसका डेट बहुत पूछता है। 1831-32 ईस्वी। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? मुंडाओं और हो लोगों ने। इसमें छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम व मानभूम के कुछ क्षेत्र की जनजातियों ने भाग लिया और सिर्फ हजारीबाग इस विद्रोह से अछूता रहा। क्या क्या लिखा है? छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम। हम लोग जैसे मैप पे लगातार काम करते आ रहे हैं, अभी फिर से हम लोग मैप में देख लेंगे कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ था। ध्यान रहे, यहाँ लिखा हुआ है कि हजारीबाग सिर्फ इससे अछूता था। फिर से आते हैं झारखंड के मैप पर और देखते हैं कि ये सभी इलाके कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ ये विद्रोह हुआ था। ये रहा हमारा झारखंड का मैप। तो क्या देख रहे हैं? हो और मुंडा और हो लोगों ने लड़ाई लगाई। छोटा नागपुर खास कह रहा है, ये था ये इलाका, पलामू का इलाका, हजारीबाग नहीं था। मानभूम था जो धनबाद वगैरह का इलाका था, ये इलाका, और इधर कोल्हान होगा। सिंहभूम का इलाका जो लिखे थे अभी हम लोग, सिंहभूम, छोटा नागपुर खास, पलामू और मानभूम। सिर्फ यहां पे नहीं हुआ था। ये कोल विद्रोह का मैप हुआ, ये क्षेत्र जहां जहां हुआ था। आगे फिर से आते हैं हम लोग टॉपिक पे। उम्मीद है कि मैप के साथ बताने पर आप लोगों को अच्छा से समझ आ रहा होगा। आप लोग ये नोट्स सब लिखते जाइए, कॉपी पेन हाथ में रखिए, ये नोट्स लिखते जाइए। छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम, मानभूम के क्षेत्र दिखा दिए थे। ये यहीं पे हुआ था, हजारीबाग अछूता रहा था। इस विद्रोह के बारे में कभी कभी स्टेटमेंट देता है, परीक्षाओं में स्टेटमेंट्स आते हैं कि ये पंक्तियां किसने कही थी, या किस विद्वान ने लिखा था, या किसने कहा था। तो एक लाइन है कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र ना होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। फिर से सुन लीजिए, कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र ना होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। यदि स्टेटमेंट आए
कि ये किसने कहा था या किसने लिखा था, हम लोग इसका जवाब देंगे चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ होगा इसका आंसर। आगे है कि कोल विद्रोह के प्रमुख कारण, कि क्यों हुआ था कोल विद्रोह। पहला, भूमि संबंधी असंतोष था। नए नए कानून आ रहे थे जब से अंग्रेज प्रवेश किए थे यहाँ पे, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा राजस्व चाहिए था, इसके लिए लगान बढ़ा रहे थे, जमीन जोतने खेती करने का नया नया तरीका ला रहे थे। तो ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब जनजातीय विद्रोह का कारण पढ़े थे शुरुआत में, वहां हम लोगों ने देखा था। कुछ लोगों को ये फ्री अपलोड नहीं किया गया है फ्री वीडियो में, पहला टॉपिक हमारा, क्योंकि सभी वीडियोज हमारे फ्री वीडियोज में नहीं आ रहे हैं सभी क्लासेज, लेकिन सभी क्लासेज हमारे ऑफलाइन बैठे बच्चों को मिल रहा है, जो ऑनलाइन इनरोल्ड हैं उन्हें मिल रहे हैं। इसलिए यदि लगातार ये क्लास आपको चाहिए, आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा है, तब लोग अविराज IAS एकेडमी में ज्वाइन कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जानकारी लेकर आप लोग इनरोल हो जाइए। तो कोल विद्रोह के प्रमुख कारण थे भूमि संबंधी असंतोष, फिर जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न व शोषण। ये सब हम लोग पहले में देख लिए हैं कि जब पूरा का पूरा एक साथ जब पढ़ रहे थे कि जनजातीय विद्रोहों के क्या कारण थे, उसमें ये सब देख लिए विस्तार से। जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न व शोषण, ठेकेदारों साहूकारों व्यापारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण, न्यायालयों से निराशा। ये एक्चुअली इसमें क्या होता था जी, जमींदार और जागीरदार द्वारा उत्पीड़न, ये लोग वहां के मुखिया मालिक हुआ करते थे क्षेत्र के, इन लोगों के यहाँ अपना कोई भी काम हुआ उसके लिए मुंडाओं से कर लेते थे, पैसे लेते थे। उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ तो ये पैसे देंगे, उसके यहाँ शादी हुई तो ये पैसे देंगे, उसके यहाँ श्राद्ध हुआ तो ये पैसे देंगे। उनका जो राजाओं के परिवारों की पालकी ढोनी है तो यही लोग ढोएंगे। तो इस तरह से इनका काफी उत्पीड़न और शोषण किया गया था। फिर देखिए तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण था कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों को छीना जाना, यानी उन कोलों के मुंडाओं के और हो के पत्नियों को, उनकी बहनों को भी उठाकर घर से ले जाया जाता था। और ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी अपमान की बात होती है। ये तत्काल कहते हैं ना, बारूद में चिंगारी लगाना। इतने कारणों से तो दुखी थे ही, आक्रोशित थे ही, लेकिन ये जो तात्कालिक कारण है कि इनकी महिलाओं को छीन लेना, ले जाना उठाकर, इसने बारूद की ढेर में एक चिंगारी का काम किया था। तो तत्कालिक घटना में हुआ क्या था, देखिएगा कि छोटा नागपुर के सोनपुर परगना, एक परगना था छोटा नागपुर में, सोनपुर परगना में सिंगराई नामक मानकी होता था। मानकी था, एक मानकी था। मानकी कहते हैं एक पीर के प्रमुख को। पीर एक संस्था कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। 7 से 12 गांवों के समूह को पीर कहा जाता है, और उस पीर के जो मुखिया होते हैं उनको मानकी कहा जाता है। तो सोनपुर परगना में रहने वाले थे एक सिंगरई मानकी। ठीक है, फिर बता देता हूं कि 7 से 12 गांवों के समूह को पीर कहा जाता था, और उस पीर के मुखिया को मानकी कहा जाता था। तो वैसे ही छोटा नागपुर में एक सोनपुर परगना है जहां के मानकी हैं सिंगरई मानकी। तो सिंगरई मानकी के पास 12 गांव थे। अभी बता दिया गया कि 7 से 12 गांवों के समूह को पीर कहते हैं, उसका मालिक या मुखिया मानकी हो जाएगा। तो सिंगरई मानकी जो था उसके पास 12 गांव थे। ये गांव उनसे छीनकर छोटा नागपुर के जो राजा थे उसके भाई कुंवर हरनाथ शाही, छोटा नागपुर के राजा का भाई कुंवर हरनाथ शाही क्या किया,
सिंगरई मानकी का जमीन राजा का भाई ने सिखों को दे दिया। सिखों को ये जमीन, ये 12 गांव दे दिया गया। किसको? सिखों को दिया। किसने दिया? वहां के राजा के, छोटा नागपुर के जो राजा थे उसका भाई कुंवर हरनाथ शाही ने। सोनपुर परगना के कुछ गांव कुंवर हरनाथ शाही को खोरपोश के रूप में मिली थी। खोरपोश वर्ड याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे आ सकता है कि खोरपोश क्या होता है। खोरपोश मतलब होता है गुजारा भत्ता। जैसे आप लोग जागीर सुने होंगे। जागीर मतलब क्या होता था कि कोई बादशाह है या राजा है तो उसके परिवार के सदस्यों या उसके कुछ अधिकारियों को कुछ जमीन दी जाती थी, कुछ क्षेत्र दिया जाता था गुजारे के लिए, कि आप वहां उस उतने क्षेत्र से वहां की ये लगान वसूल लीजिए और उससे अपना खर्च चलाइए। तो वही जागीर कहलाता था कि जो क्षेत्र उसके अपने आमदनी के लिए किसी को दिया गया हो, कि वहां से जो आमदनी आए वो आपका है, उसको जागीर कहते थे। और जिसे जागीर दिया जाता था उसे जागीरदार कहते थे। तो उसी तरह से गुजारे के लिए खोरपोश वर्ड का प्रचलन रहा है झारखंड में। तो ये जो गांव थे सोनपुर परगना के, वो गांव गुजारा भत्ता के लिए दिया गया था। किसको? कुंवर हरनाथ शाही को। अब वो सब गांव जो सिंगराई मानकी चला रहा था उसको, वो सिंगराई मानकी से लेके अब ये सिखों को दे देगा। सिखों ने सिंगराई मानकी के गांव के साथ साथ उसकी 2 बहनें भी छीन ली। यानी कि गांव तो लिया ही लिया, उनकी बहनों को भी उठाकर ले गया। इसी तरह की एक और घटना सिंहभूम के बंदगांव में घटित हुई। अभी देख रहे थे हम लोग छोटा नागपुर इलाका का सिंगराई मानकी, अब सिंहभूम में होगा एक बंदगांव। यहां के सुरगा मुंडा, एक सुरगा मुंडा यहां रहेगा, उस पर जफर अली नामक मुसलमान किसान ने बड़ा अत्याचार किया और उसकी पत्नी को उठाकर ले गया और उसकी इज्जत लूट ली। यानी कि जो घटना छोटा नागपुर में सिंगराई मानकी के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ घटना सिंहभूम के बंदगांव में सुरगा मुंडा के साथ होगा। वहां सिखों ने किया, यहां जफर अली नामक मुसलमान ने किया। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक ठाक से। इसको 1-2 बार वीडियो जब देख लेंगे अच्छे से कम 2 बार, तो सब कुछ याद भी हो जाएगा। अलग से किसी किताब की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए ये नोट्स बनाते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया गया है। आगे क्या है कि सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा ने आदिवासियों की एक सभा तमाड़ के लंका गांव में बुलाई। पूछेगा लंका गांव कहाँ है या लंका कहाँ है झारखंड में, तो श्रीलंका नहीं भेज दीजिएगा, ये तमाड़ क्षेत्र में है। तमाड़ कहाँ है? रांची जिले में है। रांची जिले में तमाड़, और वहीं पर एक गांव है लंका। यहाँ पे सुरगा मुंडा और सिंगराई मानकी ने एक सभा बुलाया और कोल विद्रोह का शुरुआत हुआ। कब? दिसंबर 1831 में। दिसंबर 1831 में, माफ कीजिएगा, दिसंबर 1831 में कोल विद्रोह का आरंभ हो गया। कहां से हुआ था? तमाड़ से हुआ था, ध्यान रखिएगा। सिर्फ तमाड़ विद्रोह तमाड़ से शुरू नहीं हुआ था, कोल विद्रोह भी तमाड़ से ही शुरू हुआ था। युद्ध सूचक तीर को गांव गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक आदिवासी विद्रोह में शामिल होते गए। यानी कि प्रचार के लिए तीर धनुष होता है ना, तो तीर को पूरे गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले घुमाया गया लोगों को जोड़ने के लिए। विद्रोहियों को जो गैर आदिवासी मिलते उन्हें मौत के घाट उतारते तथा उनके घरों को लूटकर जला देते। जो भी गैर आदिवासी मिलता था उसके साथ ये लोग यही करते थे गुस्सा में। इस विद्रोह में मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों ने भाग लिया। तो सिर्फ मुंडा और हो ही याद नहीं रखिएगा, क्या क्या होगा साथ में देख लीजिए फिर से। इधर मुंडा है,
हो, चेरो और खरवार, ये इतने जनजाति, ये 4 जनजाति प्रमुख रूप से इसमें भाग लेंगे। तो विभिन्न क्षेत्र में अभी हम दिखाए थे, पलामू था, सिंहभूम था, छोटा नागपुर था, मानभूम था। तो हर क्षेत्र में कुछ कुछ नेता नेतृत्व करेंगे इस विद्रोह का। कहां कहां करेंगे देखिए। सबसे पहले पलामू में देखते हैं, सॉरी छोटा नागपुर खास में देखते हैं। सिंगरई मानकी, बुद्धू भगत, लखीदास, बहादुर सिंह मुंडा, मुचीराय मुंडा, मोहन सिंह, इतने नाम छोटा नागपुर खास में। कौन कौन? सिंगराई मानकी, ये तो याद ही रहेगा कि छोटा नागपुर खास में ही था, सोनपुर परगना वहीं का सिंगराई मानकी था। तो जब सिंगराई मानकी वहां का था तो आंदोलन का भी नेतृत्व वो छोटा नागपुर खास क्षेत्र से ही करेगा। सिंगराई मानकी, बुद्धू भगत, लखीदास, बहादुर सिंह मुंडा, मुचीराय मुंडा और मोहन सिंह। इसी तरह से पलामू में दुखन शाही, चंवर सिंह, हुकुम सिंह, हारिल सिंह और सुरजन सिंह। कौन कौन? पलामू में दुखन शाही, चंवर सिंह, हुकुम सिंह, हारिल सिंह, सुरजन सिंह आदि। अब सिंहभूम में देखे थे, सिंहभूम में एक कौन होगा वो पहले से आप जान रहे हैं, अभी बताया जा चुका है, सुरगा मुंडा वहीं से आएगा। देखिए सुरगा मुंडा कहां का? बंदगांव का था। बिंदराई मानकी, सुइया मुंडा, दसई मुंडा और कार्तिक सरदार, ये सब प्रमुख रूप से थे। कौन कौन? सुरगा मुंडा, बिंदराई मानकी, सुइया मुंडा, दसई मुंडा, कार्तिक सरदार आदि। आगे है, कोल विद्रोह के समाप्ति के बाद विद्रोह के दौरान जिन लोगों ने कंपनी सरकार को सहायता दी थी, यानी जब कोल विद्रोह खत्म हो गया, उसका दमन कर दिया गया, उस समय कुछ जो स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उन्हें अंग्रेजों ने पुरस्कृत किया। उसमें कौन कौन थे? तो उसमें मुख्य रूप से थे, टेकारी का एक तहसीलदार था, टेकारी एक जगह है वहां का तहसीलदार था शेख अबरुल्ला, शेख अबरुल्ला याद रखिएगा। और देव के थे मित्रभान सिंह, देव के मित्रभान सिंह। और पलामू का एक राजकुमार था रन बहादुर राय, पलामू वंश का, पलामू राजवंश का ये राजकुमार था रन बहादुर राय। और टेकारी का ही एक खान बहादुर खान, यानी ये लोगों ने कोल विद्रोह में जयचंद की भूमिका निभाई थी। कौन कौन? शेख अबरुल्ला, मित्रभान सिंह, रन बहादुर राय और खान बहादुर खान। पुरस्कृत तो किया ही गया, और स्पेशली खान बहादुर खान को राजा और दिलावर जंग की उपाधि दी गई। खान बहादुर खान को राजा कहा गया और दिलावर जंग। देखिए हम लोगों को भी किसी पे दुलार आता तो नहीं बोलते हैं मेरा राजा, तो ज्यादा दुलार आया अंग्रेजों को क्योंकि कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए राजा और दिलावर जंग की उपाधि मिली खान बहादुर खान को। अब इस विद्रोह का कुछ परिणाम भी हुआ। हर विद्रोह का परिणाम होता है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इसकी स्थापना 1834 में हुई थी।
ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी की स्थापना 1834 में की गई थी। इसके लिए एक रेगुलेशन लाया गया था 1833 में, रेगुलेशन 13, रेगुलेशन 13 नाम था इसका, रेगुलेशन 13 ये 1833 में लाया गया था। और इसी रेगुलेशन 13 जो 1833 का था, उसी के अनुसार दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना की गई थी। इस प्रशासनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी एजीजी, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी देखिए एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल को सौंपी गई। गवर्नर जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में कैप्टन थॉमस विल्किंसन को नियुक्त किया गया। ये काफी पॉपुलर आदमी है झारखंड के लिए, थॉमस विल्किंसन। तो दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी जो गठन किया गया, उसमें एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जिन्हें बनाया गया पहला, वो थे थॉमस विल्किंसन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कोल विद्रोह, इनसे 3-4 क्वेश्चन बनता है कि कोल विद्रोह के दमन का श्रेय, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि प्रथम एजीजी कौन बना, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के गठन के बाद प्रथम एजीजी कौन बना, तो थॉमस विल्किंसन। कोल विद्रोह का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो थॉमस विल्किंसन। और इसने कोलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए थे, कोलों की स्थिति को सुधारने के लिए भी यह काम किया था। तो दमन भी किया था और उनकी स्थिति को सुधारने का भी काम किया था, कौन, थॉमस विल्किंसन। और एक और पूछा जाता है कि जनसाधारण यानी कि जनता किशुन साहब कह के किन्हें पुकारती थी, तो थॉमस विल्किंसन को किशुन साहब कहा जाता था। इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उम्मीद है ये सभी जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इन्हें अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी उत्साह से साथ आप लोगों को लगातार नई नई जानकारियां देते रहें और आपकी पढ़ाई में, आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको हमसे मदद मिलती रहे। अब अगला विद्रोह है संथाल हुल। संथाल हुल ये काफी पॉपुलर रहा है, और इस हूल के याद में हम लोग हर साल 30 जून को हूल दिवस झारखंड में मनाते हैं। हूल दिवस 30 जून को। ये संथाल हूल हुआ था 1855-56 ईस्वी में। चलिए देखते हैं आगे। संथाल हुल 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों में सबसे प्रभावशाली था। यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए थे, उनमें से किसी विद्रोह ने जो सबसे ज्यादा छाप छोड़ा अपना, वो संथाल हुल या संथाल विद्रोह था। हुल का मतलब होता है बगावत या विद्रोह, और ये लोग जब विद्रोह करते थे, जब लड़ाई कर रहे होते थे, उस समय हुल हुल चिल्लाकर नारा लगाते थे, हुल हुल हुल, यानी विद्रोह 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 या बगावत बगावत। तो इसलिए इसको, संथाल विद्रोह को संथाल हुल भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव और उनकी 2 बहनें फूलो और झानो ने भी किया था। 4 भाई थे, सिद्धू,
जिसके अंतर्गत हड़िया दारू बेचने वाली जो महिलाएं थी उन लोगों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है और उन्हें कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए इन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम होगा तो बहुत संभावना बनती है कि ये प्रश्न आ सकता है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ये इन्हीं के नाम से आया था। ये नई सरकार हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार जब आई तो इस नाम से योजना लाई गई। जो हड़िया दारू बेचती है महिलाएं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, अन्य व्यवसाय से जोड़ने के लिए। इनका जन्म साहेबगंज के भोगनाडीह में हुआ था। भोगनाडीह तो नाम पॉपुलर है, ये पूछ सकता है कि भोगनाडीह जो सिद्धू कान्हू का जन्म स्थान है किस जिले में पड़ता है, तो वो साहेबगंज में पड़ता है। कौन सा गांव था? भोगनाडीह। इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी। चुन्नी मांझी। इन लोगों का जन्म का ईस्वी लिखा हुआ है। सिद्धू का 1815 ईस्वी में, कान्हू का 1820 ईस्वी में, चांद का 1825 ईस्वी में और भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू 1815, कान्हू 1820, चांद 1825 और भैरव 1835। संथाल हुल का नारा। अब इस नारे से आप लोग कंफ्यूजन में होकर गांधी जी का नाम मत लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, आंसर में। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। शुरुआत में यदि जल्दीबाजी में क्वेश्चन देखें तो सिर्फ करो या मरो तक नजर आएगा, और ये देख के यदि वहां गांधी जी ऑप्शन रहा तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। इसलिए पूरा पढ़ लीजिएगा ठीक से कि यदि लिखा हुआ है कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, किस आंदोलन का नारा था, तो ये संथाल हुल का नारा था जी। संथाली विद्रोह करते समय हुल हुल चिल्लाते थे, जिसके चलते इसे संथाल हुल की संज्ञा दी गई, ये बता दिए हैं। अब फिर से कुछ स्टेटमेंट आता है कि कुछ विद्वानों ने यदि इसके बारे में कहा तो क्या कहा। चलिए, ये फिर वही है कंडीशन कि स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है कि ये किसने कहा था। तो आरसी मजूमदार इतिहासकार हैं जी, आप लोगों को पता होगा। आरसी मजूमदार के शब्दों में संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि अंग्रेज अधिकारी उनकी शिकायतों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, वे तो शोषकों को प्रश्रय देते हैं। इस स्टेटमेंट को मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि अंग्रेज अधिकारी उनकी शिकायतों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, वे तो शोषकों को ही प्रश्रय देते हैं। किसने कहा था? आरसी मजूमदार। अब कार्ल मार्क्स भी, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम, ये बहुत बड़े विद्वान थे, कई मुद्दों पर ये विचार दिए थे और इनसे प्रश्न भी बनता है। कार्ल मार्क्स ने से भारत की प्रथम जन क्रांति, ध्यान रखिएगा, कहेगा कि हुल विद्रोह, संथाल हुल को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने। कहते हैं कार्ल मार्क्स कि भारत की प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी, पर सफा होड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गई। अंग्रेजों को तो नहीं उखाड़ सका जड़ से, लेकिन इसी के कारण सफा होड़ आंदोलन आरंभ हो गई। और एक है कोई अंग्रेज होगा, ये LSSO मूले, LSSO मूले, ये संथालों के विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी। मुठभेड़ कि सिर्फ मुठभेड़ हुई, ये कुछ आंदोलन क्रांति वगैरह ये सब कुछ नहीं था। फिर देखिए संथाल हुल का भी कारण वही आएगा
जो सामूहिक रूप से सभी विद्रोहों का, जो जनजातीय विद्रोहों का कारण रहा था, सब मिलता जुलता ही है। क्या है संथाल हुल का कारण? जनजातियों द्वारा अत्यधिक लगान, जमींदारों द्वारा अधिक लगान की मांग, जमींदार द्वारा अधिक लगान की मांग, महाजनों का ऋण जाल और उनकी स्त्रियों का अपमान। क्या है कि महाजनों का ऋण जाल और उनकी स्त्रियों का अपमान। हम लोगों ने कोल विद्रोह में भी देखा था कि महिलाओं को घर से उठाकर ले जाता था या उनकी इज्जत लूट ली जाती थी। वैसा ही हाल यहाँ भी हो रहा था कि जब महाजन का ऋण नहीं चुका पाते थे तो घर में आकर उनकी महिलाओं का सम्मान छीन लेते थे। न्यायालय व प्रशासन से निराशा सेम है सब जगह, सभी विद्रोह में यही कारण है। यहां भी एक तत्कालिक कारण था। हम लोगों ने कोल विद्रोह में क्या देखा तत्कालिक कारण? कि सुरगा मुंडा और सिंगरई मानकी के घर जो अत्याचार हुआ था। और यहां देख रहे हैं तत्कालिक कारण में, संथाल हुल में तत्कालिक कारण था कि भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाने के लिए मजबूर करना। रेल लाइन बन रहा था भागलपुर से बर्धमान के रूट में, और उस समय संथालों को बेगारी करने के लिए, बेगारी माने बिना पैसा का काम, बिना पैसा का मजदूरी करना, बिना पैसा का काम करवाना, ये बेगारी कहलाता है। तो वो रेलवे लाइन के समय बेगारी के लिए इन्हें मजबूर कराया जा रहा था। सभी नोट्स लिखते जाइए, कॉपी पेन हाथ में रखे होंगे, इसको लिखते जाइए, ये बहुत काम की चीज़ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आपको अलग किताब खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी है, पर्याप्त है। आप इसी को लिख के आप तैयारी कर सकते हैं परीक्षा की। और क्या था, देखिए आगे क्या होता है कि संथाल विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 ईस्वी को। अभी हम बताए थे कि झारखंड में हम लोग हुल दिवस कब मनाते हैं? 30 जून को। तो ये विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 30 जून 1855 ईस्वी को। कहाँ से आरंभ हुआ था? वही सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान जो भोगनाडीह था, वहाँ इन लोगों ने लगभग 400 गांवों से करीब 6000 संथालों को इकट्ठा किया था। 400 गांवों से लगभग 6000 संथालों को इन लोगों ने इकट्ठा किया, और वहीं पर सभी लोगों ने, संथालों ने मिलकर विद्रोह का निर्णय लिया। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। इन्हीं चारों भाइयों को नेतृत्व सौंपा गया। लोगों को भरोसा था इन पर। सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह किया गया तो उसके कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए होंगे कि क्यों किया जा रहा है, क्या करना है लड़ाई करके। तो पहला उद्देश्य था दिक्कुओं को भगाना। दिक्कू वो बाहरी लोग जो इन्हें परेशान करते थे, जो इनका शोषण करते थे। पहले भी बताया जा चुका है दिक्कू मतलब क्या होता है। तो क्या था उद्देश्य? दिक्कुओं को भगाना, विदेशी राज्य समाप्त करना और सतयुग का राज, न्याय व धर्म का जो आबुआ राज स्थापित करना। आबुआ राज मतलब क्या होता है? तिलक कुछ नारा दिए थे, कुछ वैसा ही अपना राज लाना था, वही होगा आबुआ राज। ये जनजातीय भाषा में है आबुआ। आबुआ मतलब अपना। संथाल विद्रोह के नेता
सिद्धू व कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी मतलब भगवान जी, सिंहबोंगा, इन लोग भगवान सूर्य को सिंहबोंगा कहते हैं। तो ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो। दोनों भाई कह रहे हैं कि ठाकुर जी, भगवान जी, सिंहबोंगा उन्हें आदेश दिया है कि अब तुम लोग आजादी के लिए लड़ो, हथियार उठा लो, तब आजादी मिलेगी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। भविष्यवाणी किया कि ऐसा होगा, देखना, हम लोग लड़ो तो क्या होगा, विदेशी शासन का अंत हो जाएगा और ब्रिटिश व उनके जो समर्थक हैं वो गंगा के पार चले जाएंगे और आपस में ही लड़के मर जाएंगे। अब देखिए, ये संथाल विद्रोह था, वो भागलपुर से संथाल परगना, हजारीबाग, बंगाल के वीरभूम, इन सब इलाकों तक फैल जाएगा। तो इतने बड़े इलाके में फैलेगा तो हम लोग तो अभी तक अधिकांश यही जानते हैं, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, लेकिन इस व्यापक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इस आंदोलन को, इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। तो और भी जो लोग हैं उनका भी नाम हमें याद रख लेना चाहिए। जैसे सामान्य रूप से जानते हैं कि संथाल हुल का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू कान्हू। यदि प्रश्न में आ जाएगा कि हजारीबाग क्षेत्र में संथाल हुल का नेतृत्व किसने किया था, पूछ दे वीरभूम क्षेत्र में किसने किया था नेतृत्व, और वहां यदि ऐसा प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न, तो वहां पे एक नाम ऑप्शन में सिद्धू कान्हू अवश्य रहेगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सारा कंफ्यूजन यही मिटा लीजिए। बताते हैं कि संथाल परगना में नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। ये संथाल परगना क्षेत्र में, ठीक है, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये सबको पता है। लेकिन वही संथाल विद्रोह नाम रख दे और क्षेत्र का नाम बदल दे तो आपको भी आंसर बदलना पड़ेगा। हजारीबाग क्षेत्र में नेतृत्व किया था अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी और भैरव मांझी। अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी, भैरव मांझी, ये इंपॉर्टेंट, इसको समझिए, एकदम इंपॉर्टेंट समझिए। वीरभूम क्षेत्र में गोरा मांझी, इसको भी इंपॉर्टेंट समझिए। सिद्धू कान्हू में ही मत गड़बड़ा जाइएगा आने के बाद, क्योंकि एक विकल्प वो होगा ही। यदि क्षेत्र बदल दिया कि हजारीबाग या वीरभूम लिख दिया, फिर भी एक विकल्प सिद्धू कान्हू रहेगा ही। तो हजारीबाग में कौन थे, अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी और भैरव मांझी, और वीरभूम में गोरा मांझी। विद्रोहियों ने जमींदारों, महाजनों, पुलिस स्टेशनों, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाले गाड़ियों को लूटा, और पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक गाड़ियां थी उन्हें जला भी दिया। जमींदारों, महाजनों को लूटा, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक ढोने वाली गाड़ियों को जला दिया। इस विद्रोह में महेश लाल दत्त और प्रताप नारायण, दो दारोगा थे। महेश लाल दत्त और प्रताप नारायण जो थे वो मारे गए। ये सरकार की तरफ से थे, महेश लाल दत्त और प्रताप नारायण, जो कि दारोगा थे। दमन के लिए मेजर बरो को भेजा गया। दमन हम लोग सब विद्रोह में देख रहे हैं, इसलिए यहां भी याद रखेंगे कि दमन के लिए मेजर बरो को भेजा गया, और 16 जुलाई 1855 ईस्वी को पीरपैंती के मैदान में संथालों ने करारी मात दी। पूछेगा कि पीरपैंती की लड़ाई किस विद्रोह से संबंधित है। पीरपैंती की लड़ाई किस विद्रोह से संबंधित है, तो पीरपैंती की लड़ाई संथाल विद्रोह से संबंधित है। पीरपैंती के मैदान में किस दिन अंग्रेजों का सामना संथालों से हुआ था, तो 16 जून
1855 ईस्वी को। 16 जुलाई 1855 ईस्वी मेजर बरो और पीर पैंती का मैदान और संथाल, ये 4 वर्ड जोड़ के देखिए, क्वेश्चन बन रहा है आपका। पूछेगा क्या कि पीर पैंती के मैदान में संथाल विद्रोह में किस दिन लड़ाई हुई थी मेजर बरो के खिलाफ, तो 16 जुलाई 1855। या पीर पैंती के मैदान में संथाल विद्रोहियों ने किससे मुकाबला किया था, मेजर बरो से। उपद्रवग्रस्त इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोही नेता को पकड़ने के लिए 10,000 इनाम रखे गए। 10,000 रुपए का इनाम रखा गया कि यदि इसे कोई पकड़ के ला देगा सरकार के समक्ष, उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। इस विद्रोह में 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। ये बहुत व्यापक विद्रोह था। क्षेत्र ही समझ लीजिए ना, भागलपुर से संथाल परगना पूरा, हजारीबाग का पूरा क्षेत्र, वीरभूम का क्षेत्र, यानी कि जब हम लोग मैप में देखेंगे इसको तो देखिए ये कितना व्यापक इलाका, बड़े मतलब व्यापक क्षेत्र में था। ये तो संथाल परगना खुद हो गया है, हम लोग पढ़े थे मैप के क्लास में, ये संथाल परगना इतना दूर, ये भागलपुर का इलाका, हजारीबाग का ये इलाका, और बीरभूम इधर पड़ जाएगा, ये वाला बंगाल, पश्चिम बंगाल लड़का हुआ इधर। तो यानी कि इतने बड़े क्षेत्र में ये संथाल विद्रोह हुआ था। तो इतने बड़े क्षेत्र में जब संथाल विद्रोह होगा या कोई भी विद्रोह जहां खूनी संघर्ष भी हो, तो बहुत लोग हताहत होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 15,000 संथाल मरे तो ब्रिटिश की तरफ से नहीं मरा होगा, उनके तरफ से भी लोग मरे होंगे। और 2 दारोगा का नाम हम लोगों ने देखा ही, महेश लाल दत्त और प्रताप नारायण। ये बाहर इसलिए किया गया कि इधर बिहार का रेंज है, वहां भागलपुर आएगा, और ये पश्चिम बंगाल का रेंज है। ये इंडिया का मैप में अच्छे से समझ में आएगा पूरा। तो देख रहे थे कि 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। सिद्धू को दिसंबर 1855 ईस्वी को पकड़ा गया और 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दी गई। तो पूछ सकता है कि संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू को किस दिन फांसी दी गई, तो 5 दिसंबर 1855 को फांसी दी गई। और चांद और भैरव को बड़ा हाइट, जिसे भी बरहेट कहते हैं, जहां से मुख्यमंत्री हमारे इलेक्टेड होकर आए हैं, बरहेट विधानसभा, वही बरहेट, इसी को बड़ा हाइट कहते थे, वहां पे गोली मार दी गई चांद और भैरव को। तो ये जगह कैसे नाम याद रखिएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। 2 जगह में बरहेट भी एक जगह है जहां पे चांद भैरव को वही गोली मारी गई थी। अंत में कान्हू फरवरी 1856 में पकड़ा गया और उसके गांव भोगनाडीह के ही ठाकुरबाड़ी में 23 फरवरी 1856 को फांसी दे दी गई। दिसंबर में मर गया सिद्धू, सबसे पहले मर गए, बीच में फिर चांद भैरव को गोली मार दी गई, यानी फांसी दिया गया किनको, सिद्धू और कान्हू को, और चांद और भैरव को गोली मार दिया गया। और जब ये लोग क्षेत्र से बाहर थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और जब चांद भैरव मारे गए थे, सिद्धू भी मारे गए, फांसी दे दी गई,
उस समय उनकी दो बहनें फूलो और झानो इसका नेतृत्व कर रही थी। वो लोगों से जा जाकर वो दोनों मिल रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी, विद्रोह से जोड़ रही थी। और अब देखिए आगे, तो यहां देख लीजिएगा कि सबसे पहले सिद्धू की मौत होगी, उन्हें फांसी दे दी जाएगी। शहीद हुए वो, मौत नहीं, वे शहीद हुए सबसे पहले। सिद्धू सबसे पहले शहीद हुए 5 दिसंबर 1855 को। फिर चांद और भैरव को गोली मार दी गई और अंत में फरवरी 1856 में कान्हू को भी फांसी दे दी गई और वो भी शहीद हो गए। और ये सभी चारों और दो बहन, 4 भाई और 2 बहन इतिहास में दर्ज हो गए। भले इनका जिंदगी बहुत संघर्ष वाला रहा होगा, बहुत तकलीफ दे रही होगी, लेकिन आज इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इन्हें लिखते हैं। और हम आज इस क्लास से भी उन सबों को, संथाल विद्रोहियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। यह भी बीबीआई है। विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने इसमें सहयोगी भूमिका निभाई थी। तो मुख्य दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर, और उनके मुख्य सहायक के रूप में थे लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड। इस विद्रोह में सिद्धू, कान्हू की बहनें फूलो झानो प्रमुख भूमिका निभाई, ये बता दिए थे। ये इतना नोट्स अभी तक का हमारा है। चलिए, आज आप लोगों के दिए हुए उत्साह और मनोबल से मैं लगातार पढ़ा पा रहा हूं। अविराज आईएएस की टीम आप लोगों को लगातार हमारे नोट्स और क्लास से जोड़े रखने की कोशिश कर रही है। आपको और भी आगे क्लासेस मिलते जाएंगे, और जिन्हें सभी क्लास चाहिए वो अपने आप को इनरोल कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट करें और क्लास को ज्वाइन करें। इतने धैर्य के साथ, उत्साह के साथ हमारे क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।